नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों यहाँ आपको रीट, सीटेट, यूपीटेट, केवीएस जो शिक्षक भर्तियाँ हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया शिक्षण विधियों के प्रश्न तैयार करवाए जा रहे हैं। और आज मैं ऐसे ही आपके लिए मनोविज्ञान के बहुत ही शानदार 15 प्रश्न लेकर आया हूँ। और एक चीज़ और दोस्तों, आज आपको ईमानदारी से कमेंट में ये बताना है कि आपके 15 प्रश्नों में से कितने सही हुए हैं। और जिसने 10 प्लस सही कर दिए दोस्तों, इसका मतलब है उसकी वाकई में तैयारी अच्छी नहीं, बहुत ही अच्छी तैयारी है। वाकई में उसकी बहुत ही अच्छी तैयारी है, क्योंकि इन प्रश्नों का जो लेवल है बहुत ही हार्ड लेवल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। दोस्तों पहला प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सी क्षमता बुद्धि की संज्ञानात्मक क्षमता में नहीं है? सोच समझ, विभेदन क्षमता, समस्या समाधान योग्यता या परामर्श चिंतन। तो दोस्तों भारतीय परंपरा के अंतर्गत आपको बता दूं, बुद्धि की जो क्षमताएं हैं वो कुल 4 स्वीकार की गई है। दोस्तों कितनी की गई है? 4 की गई है, जिसमें एक आती है संज्ञानात्मक क्षमता पहली, उसके बाद आती है सामाजिक, ये दूसरी है सामाजिक क्षमता। तीसरी आती है दोस्तों सांवेगिक, कौन सी आती है? सांवेगिक क्षमता आती है दोस्तों। और चौथी आती है उद्यमी क्षमता। अब देखिए संज्ञान क्षमता होगी जो मस्तिष्क से होगी, इसमें क्या होता है, इसमें सोच समझ होती है, विभेदन भी क्षमता होती है, और उसमें समस्या समाधान योग्यता होती है, समस्या समाधान योग्यता। जबकि जो परामर्श चिंतन है ये दोस्तों आता है सामाजिक क्षमता के अंतर्गत। सामाजिक क्षमता के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक नियमों का सम्मान करना, परामर्श चिंतन, ये चीज़ें होती है। और सांवेगिक की बात करूँ मैं, तो अपने संवेगों पर आत्मनियंत्रण है, शिष्ट व्यवहार, अच्छा आचरण करना, ये चीज़ें होती है। और उद्यमी क्षमता का बताऊँ तो इसमें प्रतिबद्धता है, कठिन परिश्रम करना होता है, धैर्य रखना होता है, और लक्ष्य पर निर्धारित व्यवहार करना होता है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका जो परामर्श चिंतन है वो सामाजिक क्षमता के अंतर्गत आता है, न कि संज्ञानात्मक क्षमता में नहीं है। तो इस प्रकार जो पहला प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर 4। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न कहता है, थॉर्नडाइक के अनुसार वह मानसिक क्षमता जिसमें एक व्यक्ति ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है। देखिए दोस्तों थॉर्नडाइक और एक था गेरट, एक तो थॉर्नडाइक था और एक कौन था? गेरट था। ठीक है, गेरट। तो थॉर्नडाइक और गेरट ने क्या तीन तीन बुद्धियों के 3 प्रकार बताए दोनों ने। दोनों के समान प्रकार हैं, जैसे मूर्त है, अमूर्त है और सामाजिक है। ठीक है, तो ये तो साथ में आ गया, ये तो होगा नहीं। अब देखिए इनके व्याख्या करता हूँ मैं। सामाजिक बुद्धि क्या होती है दोस्तों? जो सामाजिक कार्यों से संबंधित होती है ना, वो होती है आपके सामाजिक बुद्धि। यानी जो समाज में काम करते हैं, अच्छे मंत्री वगैरह, राजनेता हुए, व्यवसायी लोग हुए, ये होते हैं सामाजिक बुद्धि संबंधित। अमूर्त बुद्धि होती है पुस्तकीय ज्ञान पे आधारित, पुस्तकीय ज्ञान पे आधारित होती है दोस्तों अमूर्त बुद्धि। जो दार्शनिक, चिंतक, विचारक, शिक्षक, लेखक, ये सब आते हैं मूर्त बुद्धि में। और जो मूर्त बुद्धि है, मूर्त बुद्धि क्या होती है कि अपने किसी के जो सामने या प्रत्यक्ष वस्तुएं उनके साथ कार्य करते हैं, जैसे यंत्र मशीनें हो गई, है ना। इसलिए मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है, गामक बुद्धि भी कहा जाता है, क्योंकि अपनी क्रियाओं से इसमें क्रियात्मक होता है, क्रियाओं से काम करते हैं, जैसे कारीगर है, इंजीनियर है, मैकेनिक है ना। तो सामने होती है, प्रत्यक्ष होती है, या कह दूँ मैं ठोस वस्तुएं होती है ना। तो ये किस चीज़ में होती है? ये मूर्त में होती है। इस प्रकार मूर्त बुद्धि सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरे प्रश्न का आपके विकल्प नंबर जो 2 है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, सांवेगिक बुद्धि की वैज्ञानिक और सैद्धांतिक व्याख्या किसने की? देखिए ये जो सांवेगिक जो बुद्धि है दोस्तों, वो सांवेगिक बुद्धि होती क्या है? जीवन के जो सांवेगिक पहलू है उससे संबंधित क्षमताओं को समझना, उन क्षमताओं का एकीकरण करना। यानी जीवन में अपना जो संवेग है, उन संवेगिक पहलू से संबंधित जो भी क्षमताएं होती है उनको समझना सांवेगिक बुद्धि हो गई। अब देखिए सांवेगिक बुद्धि पद का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? तो वो है सेलोवी और मेयर।
1990 में दोस्तों सेलोवी और मेयर है, ये यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के। इन्होंने 1990 में सांवेगिक बुद्धि जो शब्द है उस शब्द को ही दिया था, उस शब्द का प्रतिपादन किया किसने, तो वहाँ सेलोवी और मेयर आ गया। प्रश्न आ गया कि सांवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन किसने किया, तो वहाँ पर आप सेलोवी और मेयर करोगे। ठीक है, क्या करोगे, सेलोवी और मेयर। जबकि अगर आपको पूछ लिया कि सांवेगिक बुद्धि की वैज्ञानिक और फिर सैद्धांतिक व्याख्या, उस सांवेगिक बुद्धि की परिभाषा किसने दी, इसको समझाया किसने, है ना, इसको मान्य किसने किया, तो वो आ जाएगा आपके गोलमैन। कौन आ जाएगा दोस्तों, गोलमैन आ जाएगा। गोलमैन ने क्या किया 1998 में, 1998 में गोलमैन ने परिभाषा दी और ये बताया, इसकी पूर्ण व्याख्या की और ये बताया कि जीवन में जो मनुष्य को सफलता मिलती है ना, उसका जो 20% है वो केवल 20% बुद्धि लब्धि तय करती है उस सफलता में, है ना। बाकी जो 80% है वो 80% कौन करती है, सांवेगिक बुद्धि करती है। यानी कि सांवेगिक बुद्धि का जीवन की सफलताओं में 80% योगदान रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये। प्रश्न संख्या 3 का आपके विकल्प नंबर 2 है, उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि मनोलैंगिक विकास की किस अवस्था में ओडिपस पे इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास शुरू हो जाता है, गुदा प्रधान अवस्था, अव्यक्त अवस्था, जननेंद्रिय या लिंग प्रधान अवस्था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यार दोस्तों। मनोलैंगिक विकास देखिए किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने दिया था मनोलैंगिक विकास। और इसकी ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें ओडिपस पे इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास शुरू हो जाता है। ओडिपस ग्रंथि क्या होती है कि पुत्र है अपनी माता से प्रेम करता है ना, ये पुत्र में विकसित होती है। पुत्र जब अपनी माँ से प्रेम करता है, पिता से प्रेम नहीं करता है, तो यह ओडिपस ग्रंथि है। इलेक्ट्रा ग्रंथि में क्या होता है, पुत्री लड़की अपने पिता के प्रति प्रेम करती है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित हो चुकी है। ऐसा किसने कहा, ऐसा फ्राइड ने कहा था। अब पूछा है कि ये इस मनोलैंगिक विकास की किस अवस्था में विकसित हो चुकी होती है ये ग्रंथि या ओडिपस इलेक्ट्रा। तो देखिए इस जो मनोलैंगिक विकास है इसे हम समझते हैं। इसमें सबसे जो पहली अवस्था है, टोटल देखिए मनोलैंगिक अवस्था की 5 अवस्थाएं हैं इस विकास की, है ना, कितनी है, 5 है। इसमें जो पहली आती है वो आती है मुखीय। क्या आती है, मुखीय अवस्था 1 नंबर पे। ठीक है, मुखीय अवस्था है। मुखीय अवस्था की जो आपकी आयु है, उम्र है, वो होती है 0 से 1। इसके बाद गुदा प्रदान आती है नंबर 2 पे। कौन सी आती है, गुदा प्रदान, ये होती है 1 वर्ष से लेकर 2 वर्ष तक। इसके बाद नंबर 3 पर आती है आपके लिंग प्रदान, ये होती है फिर आपके 2 से लेकर 4 या 5 वर्ष तक मान लो आप। उसके बाद जो अव्यक्त अवस्था है वो आती है नंबर 4 पे। ठीक है, ये नंबर 3 पे आ जाती है। नंबर 4 पे अव्यक्त अवस्था आती है, ये होती है आपके 5 से लेकर 13 तक। और फिर 13 के बाद जो अवस्था किशोर अवस्था में चलती है 13 से ऊपर, वो जननेंद्रिय अवस्था होती है। तो इस प्रकार ओडिपस में इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास कहा गया है कि भाई 3 से 4 वर्ष की आयु में होता है, ये बताया। तो 3 से 4 यहाँ चलती है, 2 से 5 की उम्र में यही है 3 से 4। इसका मतलब लिंग प्रधान जो अवस्था है, लैंगिक प्रधान अवस्था है, उसमें ये ओडिपस में इलेक्ट्रा ग्रंथि विकास हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 4 है उसमें आपके विकल्प नंबर 4 है, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 पे कहता है कि सीखना किससे प्रभावित होता है, आत्मा से, मन से, बुद्धि से या प्रेरणा से। तो देखिए जो सीखना है, प्रभावित चीज़ कही गई है। प्रभावित का मतलब है दोस्तों कि ऐसा तो है नहीं कि भाई आत्मा से आप सीख रहे हो, मन से सीख सकते हो, भाई मन होना चाहिए सीखने में ना, रुचि होनी चाहिए। बुद्धि से बिल्कुल सीखते हो। देखिए आत्मा से, आत्मा मन ये चीज़ें नहीं है कि भाई मन से हो गया सीख लिया, नहीं। बुद्धि या प्रेरणा से, तो देखिए बुद्धि से बिल्कुल सीख सकते हैं, लेकिन पूछा है कि प्रभावित करना है ना। तो कोई व्यक्ति को देखिए प्रेरणा क्या होती है कि मतलब किसी व्यक्ति को भाई ये एक आंतरिक अनुभूति होता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा आंतरिक अनुभूत होने लगे तो उसको हम प्रेरणा कहते हैं। तो फिर जो सीखेगा वो वाकई मतलब इसका मतलब क्या है कि प्रभावित हुआ है ना। यानी कि शुरू में जो रहता है उससे हटकर फिर कुछ परिवर्तन होता है उसके, तो वो होता है प्रेरणा। तो इस प्रकार जो सीखना है प्रभावित किससे होता है, प्रेरणा से होता है। इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या जो 5 है इसका विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं 6वें प्रश्न पे।
बहुत ही शानदार प्रश्न है छठवां प्रश्न दोस्तों। छठवां प्रश्न है कि उद्दीपक में जो लुप्त अंश होता है उसे प्रत्यक्षीकरण में व्यक्ति स्वयं भर लेता है। यह प्रत्यक्षणात्मक संगठन का कौन सा नियम है? निरंतरता है, निकटता है, पूर्ति है या समानता है? देखिए उद्दीपक क्या होता है दोस्तों? उद्दीपक होता है आंतरिक या बाहरी प्रतीत होने वाला परिवर्तन। ये अनुभूति होती है प्रतीत, और एक परिवर्तन होता है जो बाहरी आंतरिक रहे, वो तो हो जाता है आपके उद्दीपक। ठीक है। और जब उद्दीपक आता है तो किसी जीव या किसी अपने अंग में प्रतिक्रिया करने की क्षमता होने लगती है, ये होता है उद्दीपक। अब कहता है इसको प्रत्यक्षीकरण में व्यक्ति स्वयं भर लेता है। स्वयं भर लेता है इसका मतलब वो क्या करता है? इसको पूर्ण कर लेता है ना, पूर्ण कर लेता है, विकसित कर लेता है। तो यहाँ कौन सा नियम है? निरंतरता, ये तो कंटिन्यूटी होती है, लगातार। निकटता, पास में, ऐसी कुछ चीज़ नहीं। समानता, सम्मान बनाए रखना ना, यहाँ ऐसा कुछ कह नहीं रहा। यहाँ कह रहा है कि उसे प्रत्यक्षीकरण में व्यक्ति स्वयं भर लेता है। इसका मतलब व्यक्ति है, इसका विकास कर चुका होता है। तो ये क्या है? पूर्ति का नियम है। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार प्रश्न संख्या 6 में विकल्प नंबर 3 सही है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि आंखें झपकने की क्रिया क्या कहलाती है? तो आंखें झपकने की जो क्रिया है, आंखें झपकना, ये जो क्रिया है देखिए ऐच्छिक, प्रतिवर्ती, वैकल्पिक है सभी। तो ऐच्छिक और जो वैकल्पिक यानी इच्छा से विकल्प में ये चीज़ें एक ही हो गई, जबकि ये चीज़ें होती नहीं है तो उपयोग सभी भी हट जाएगा। जबकि आंखें झपकने की क्रिया है वो प्रतिवर्ती क्रिया होती है। प्रतिवर्ती क्रिया किसको कहते हैं दोस्तों? यानी कि वातावरण में अचानक आए और अचानक परिवर्तन आती है, उस अचानक परिवर्तन से बिना सोचे समझे जब हम जो अनुक्रिया करते हैं उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यानी कि वातावरण से जब अचानक परिवर्तन होता है, अचानक परिवर्तन होता है तो उससे जो हम क्रिया करते हैं वो प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। तो इसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ये जन्मजात भी होती है ना, जन्मजात होती है यानी जन्म से ही होती है आंखें झपकने। और ये है कि बिना सोचे समझे, है ना, ये हमारे कंट्रोल नहीं हो सकती है, तो इसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इस प्रकार प्रश्न संख्या 7 में विकल्प नंबर 2 है, बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 में। प्रश्न संख्या 8 कहता है नए अधिगम पर पूर्व अधिगम के प्रभाव को क्या कहा जाता है? अधिगम असक्तता, अधिगम अंतरण, अधिगम शैली, अधिगम कौशल। तो देखिए नया अधिगम, नया सीखना है ना, उस पर पूर्व अधिगम का प्रभाव भी पड़ रहा है, इसका मतलब सहायक हो रहा है। यानी ये अधिगम का क्या हो रहा है? ये अधिगम का सहायक हो रहा है। यानी जब पूर्व अधिगम है, पूर्व ज्ञान है, नए अधिगम में क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है ना, सहायक हो रहा है। इसका मतलब इसे कहते हैं अधिगम स्थानांतरण या अधिगम अंतरण, स्थानांतरण या अंतरण कहते हैं। ठीक है। अधिगम असक्तता होगी नहीं, क्योंकि अधिगम में क्या कहा गया है? असक्तता, नहीं सीखना, है ना। तो यहाँ तो सीख रहे हैं, प्रभाव हो रहा है, तो ये होगा नहीं। अधिगम शैली यानी कि सीखने के तौर तरीके। अधिगम कौशल, तो कौशल भी नहीं होगा। कौशल कहते हैं जब शिक्षक अधिगम करवाता है, आपको सिखाना चाहते हैं, तो वो कौन सी क्रियाएं करता है, वो अधिगम कौशल हो गया उसका। शैली ये भी नहीं होगा, सख्ता भी नहीं होगा, तो अधिगम अंतरण आ जाएगा। यानी जब नए अधिगम पर आप पूर्व अधिगम का प्रभाव है ना, तो अधिगम अंतरण हो रहा है, स्थानांतरण होता है, बिल्कुल सही है। कहने का मतलब जैसे कोई गिनती आ रही है, उस गिनती से पहाड़ सीखता है कोई, तो इसका मतलब ये है कि अधिगम अंतरण हो रहा है, यानी कि पूर्व ज्ञान का उपयोग आपके नए अधिगम पर प्रभाव पड़ रहा है। या साइकिल से मोटरसाइकिल चलाना सीखता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो पूर्व अधिगम का प्रभाव है नए अधिगम पर पड़ता है। तो इस प्रकार दूसरा विकल्प यहाँ 8वें प्रश्न आपके सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 में। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है दोस्तों कि दो समान भय उत्पादक लक्ष्यों के बीच द्वंद्व क्या कहलाता है? देखिए दो समान है और भय उत्पादक लक्ष्य है। भय उत्पादक इसका मतलब नकारात्मक लक्ष्य है। भय उत्पादक या नकारात्मक लक्ष्य है दो, तो इनके बीच जो द्वंद्व होगा वो क्या कहलाता है? तो पहला उपगम उपागम द्वंद्व, दूसरा परिहार परिहार, तीसरा उपगम परिहार, चौथा परिहार उपगम। तो दो समान का कहा गया, इसका मतलब उपगम परिहार ये दोनों समान नहीं है, और परिहार उपगम ये भी समान नहीं है। अब जो उपगम उपगम ये दोनों सकारात्मक है, तो ये तो दोनों होंगे नहीं। बचा कौन सा? परिहार परिहार, ये सही है। परिहार परिहार द्वंद्व को, इसे हम त्याज्य त्याज्य द्वंद्व भी
कह सकते हैं। यानी कि इससे जो बालक है हमेशा पीछा छुड़ाना चाहता है, ये नकारात्मक होते हैं, दोनों ही नकारात्मक है, पीछा छुड़ाना है। और इसे हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं कि भाई आगे कुआं पीछे खाई, ठीक है, आगे कुआं और पीछे खाई, ये चीज़ हम कह सकते हैं। इसको दोनों को हमेशा पीछा छुड़ाना चाहता है, इसलिए दोनों भय उत्पादक कहलाते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 9 में विकल्प नंबर जो 2 है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि संवेग व्यक्त होते हैं वाचिक माध्यम से, अवाचिक माध्यम से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो संवेग व्यक्त होते हैं, ये संवेग व्यक्त कैसे होते हैं? वाचिक माध्यम से। वाचिक क्या होता है? भाषिक माध्यम से ना, भाषा के माध्यम से बोलकर, है ना। संवेग जैसे मान लीजिए क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, तो हम किसी को गालियाँ दे रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, वो वाचिक माध्यम हो जाएगा, है ना। और अवाचिक, किसी को कुछ मुख से ना कह के फिर अपने शरीर का प्रदर्शन, अंग से प्रदर्शन कर दे, पीट दे किसी को ना, तो वो अवाचिक माध्यम हो सकता है ना। शरीर का भी प्रदर्शन वहाँ हो सकता है, शरीर का प्रयोग हो सकता है। तो इसका मतलब है दोनों से संवेग व्यक्त हो जाते हैं। इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 10 है इसका विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में कह रहे हैं जीन पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में से वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, तो वह अवस्था कौन सी कहलाती है? जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। संवेदी गामक ये 0 से 2 बताई थी। प्राक संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष की। औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था है ये 7 से सॉरी जो मूर्त है ये 7 से 11 हो जाएगी, और ये हो जाएगी 11 से फिर प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि किस अवस्था में जो बालक है अनभिज्ञ होता है, जानकार नहीं होता है, फिर भी मतलब उसको कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वह कहता है कि वो चीज़ अस्तित्व में है। तो ये कब होता है? ये होता है ऐसी चीज़ 18 महीने में, 18 माह की उम्र में ऐसा होने लगता है। और जबकि यहाँ बताया गया है कि 0 से 2, इसका मतलब ये कब तक हो जाएगी? 24 माह तक। इसका मतलब संवेदी गामक अवस्था बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 11 का विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है एडवर्ड डी बोनो ने गिलफोर्ड के अपसारी चिंतन के संप्रदाय को क्या नाम दिया है? बहुसांस्कृतिक चिंतन, उद्दग्र चिंतन, क्षैतिज या पार्श्व चिंतन। तो जो बहुसांस्कृतिक चिंतन, उद्दग्र, क्षैतिज ये तीनों नहीं है, बल्कि वो पार्श्विक चिंतन हो जाएगा। एडवर्ड डी बोनो विद्वान महान मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने गिलफोर्ड ने एक चिंतन बताया, एक बताया अपसारी, दूसरा बताया अभिसारी चिंतन, है ना। अभिसारी का संबंध बताया बुद्धि से। किससे बताया? बुद्धि से। जबकि जो अपसारी चिंतन है इसे कल्पनाशील या जो सृजनात्मक वो बताया था गिलफोर्ड ने। यानी कि इसमें समस्या एक रहती है और हल अधिक रहते हैं, ये अपसारी चिंतन है। जबकि अभिसारी में क्या होता है? समस्या ज़्यादा और फिर उनका हल एक निकलता है, वो अभिसारी हो गया। तो यहाँ पर जो एडवर्ड डी बोनो थे इन्होंने गिलफोर्ड के अपसारी चिंतन को ही पार्श्विक चिंतन कहा है। इस प्रकार 12 प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर 4 है, सही है। आगे देखते हैं 13वां प्रश्न कि नैतिक विकास का मूल आधार कौन सा हो जाएगा? मूल प्रवृत्ति, जिज्ञासा, संवेदना या तर्कना। तो नैतिक विकास का मूल आधार कौन सा होगा? कि मूल प्रवृत्ति नैतिक विकास, नीति का विकास, यानी कि नैतिक विकास होता है सही सोच समझ, है ना। जो तर्क वितर्क है, विवेचना है ना, सही सोच समझ है, विभेदन की क्षमता है। तो इसका विकास कब हो जाता है? अच्छा आचरण करने की शिष्टता। तो ये विकास किससे होता है? संवेदना से, जिज्ञासा से, मूल प्रवृत्ति से नहीं होता है। जबकि ये किससे होगा? तर्कना से होगा। तभी तो वह तर्क करेगा, वितर्क करेगा, विवेचना करेगा, सोच समझ सही रखेगा। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 13 है इसका विकल्प नंबर जो 4 है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 में। प्रश्न संख्या 14 है कि निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह नवीन ज्ञान का अर्जन मात्र है। या अधिगम उचित समायोजन में सहायक है। तो अधिगम सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया बिल्कुल सही है, ये जीवन पर्यंत ही चलती है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया सभी जगह चलती है, बिल्कुल चलती है। और अधिगम जो उचित समायोजन में सहायक है, तो ये भी सही है। तो कौन सी विशेषता नहीं है अधिगम की? तो अधिगम नवीन ज्ञान का अर्जन मात्र है। ये मात्र नेगेटिव शब्द पहले ही है, बता दिया मैंने। तो ये क्या होगा? ये नहीं होगा। और केवल नवीन ज्ञान का अर्जन करना, उसको नवीन ज्ञान सीखना अधिगम नहीं है, बल्कि जो पूर्व ज्ञान सीखा है उस पूर्व ज्ञान का
नवीन ज्ञान में रूपांतरण करना, हस्तांतरण करना, ये भी अधिगम कहलाता है। तो इस प्रकार ये तीसरी जो विशेषता अधिगम की नहीं होगी। तो प्रश्न संख्या 14 में विकल्प नंबर 3 है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। अंतिम आता है 15वां प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बिंगी विकार किससे संबंधित है? बिंगी विकार ये एक विकार है और किससे संबंधित है? अधिगम ये आपके बिंगी विकार एक मनोसन्य विकार है। ये किससे संबंधित है? ऊंचाई से डर लगना, कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण, तर्क न कर पाना, व्यक्ति का जरूरत से ज़्यादा आहार ग्रहण करना। तो ऊंचाई से डर लगना, कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण या तर्क न कर पाना, ये बिंगी विकार नहीं कहलाते हैं। जबकि जो बिंगी विकार है वो कहलाता है बिंगी आहार विकार, यानी कि व्यक्ति का ज़रूरत से ज़्यादा आहार ग्रहण करना। व्यक्ति बिना सोचे समझे अगर ज़्यादा आहार ग्रहण करने लगता है, बार बार खाना खाने लगता है, तो उससे कहते हैं हम बिंगी विकार। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार 15वें प्रश्न का जो विकल्प नंबर 4 है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।